नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24/7 में इरफान आलम। अग्निपथ की आग पूरे देश में लग चुकी है और इस आग से बिहार के दोनों जिला चंपारण भी नहीं बचा हुआ है। ये अग्निपथ योजना है क्या? आखिर अग्निपथ योजना जब लाया गया सरकार के द्वारा तब यात्री क्यों नाराज दिखे जा रहे हैं? हालांकि इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव जी हैं, जो कि फ़ोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि राहुल श्रीवास्तव जी जो डिफेंस से जुड़े हुए व्यक्ति है, तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं अग्निपथ योजना है क्या, आखिर अभ्यर्थी नाराज क्यों दिख रहे हैं। इन सारे मुद्दों पे हम राहुल श्रीवास्तव जी के साथ आज बात करते हैं। तो राहुल जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, हालांकि आप लोग डिफेंस से जुड़े हुए व्यक्ति है, ये जो अग्निपथ के आग पूरे देश में लगी है और इस आग से बिहार के चंपारण के दोनों जिलों के रेलवे स्टेशन इस आग से छूटा नहीं है, तो क्या ये जो प्रदर्शन करना अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, रेलवे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तोड़ फोड़ किया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, जो सरकार के द्वारा टीओडी टूर ऑफ ड्यूटी जो लागू किया गया है जी और जिसके तहत 46,000 बहाली अगले 3 महीना में प्रस्तावित है जी वो आर्मी के दृष्टिकोण से और देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बेहतरीन कदम है। जी उसके अंदर आर्मी को जवान रखने की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। जैसे चाइना की आर्मी है, अमेरिका आर्मी है, इजराइल की आर्मी है। जी तो सभी देशों के आर्मी में क्या होता है कि आधुनिकता को साथ साथ और यूथ को रखने का ये प्रावधान है। और हमारे देश में जो पहले से सिस्टम चलता आ रहा है, वहाँ जवान की जब भर्ती होती है तो जवान को 15 साल के बाद रिटायरमेंट का एक VRS पॉलिसी आता था, वॉलेंटरी रिटायरमेंट सिस्टम। तो 15 साल से पहले कोई रिटायरमेंट लेता नहीं था, कोई छोड़ के आ गया अलग बात है। तो VRS के बाद क्या होता था, लोगों को पेंशन मिलता था। अब आर्मी में ऐसी एक सिस्टम लाया गया है कि इसमें ज्यादा संख्या में आर्मी में लोग जाएंगे, 4 साल के लिए वहाँ पे जवान जाएंगे और उनमें से 25% जवान वो स्थायी, मतलब वो 15 साल के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है, VRS के लिए आगे भी अपने वो ड्यूटी को आगे बढ़ाएंगे। और जो बच्चे उसमें से आपको 75% बच्चे जो निकल के आएंगे उनको उनसे संबंधित राज्य सरकार पे अपने नौकरी के रोस्टर में आरक्षण दे रही है। साथ में जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स CAPF जिसको हम अर्ध सैनिक बल बोलते हैं, अर्ध सैनिक बल में भी उन लोगों को रोजगार में आरक्षण की प्रावधान है। साथ में जैसे पहले आर्मी के लोगों को आरक्षण मिलता था रिटायरमेंट के बाद, वो सारी पॉलिसी उनके साथ एज इट इज रहेंगी। तो दूसरी एक बात, और सवाल करना चाहेंगे आपसे, लेकिन अभ्यर्थियों में खुशी नहीं दिख रहा है। हालांकि अभ्यर्थी दुखी है, इसलिए ये विरोध कर रहा है। आखिर ये जो स्कीम सरकार द्वारा इस स्कीम को लाया गया है, क्या इस स्कीम से अभ्यर्थी क्यों नहीं खुश दिख रहे? क्या रीजन रहा होगा? बिल्कुल आपकी बात सत्य है। असल में क्या है कि भारत में कोई भी नौकरी से लोग अपने आप को भावनात्मक रूप से जोड़ के देखते हैं और अपनी रोजी रोटी का एक साधन मानते हैं। लेकिन इसके आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आर्मी की जो नौकरी है, आर्मी एक सेवा का बिल्कुल आपको उदाहरण होता है। आर्मी के अंदर जो है बच्चों को बहुत सारी डिफिकल्टीज आते हैं, वहाँ के लोगों को काफी डिफिकल्टीज आते हैं। हिमालय पे नौकरी करना होता है, पहाड़ पे, ग्लेशियर एरिया में, साथ में आपको कोस्टल एरिया में, हर तरह की उनको चुनौती का उसमें नौकरी में सामना करना पड़ता है। इसलिए उसमें यूथ रहने का मतलब है कि हमारे देश में जितने यूथ है वो जल्दी टेक्निकली जितना हथियार है, इक्विपमेंट है, वेपन्स है, उनको ज्यादा चलाने में उनको सहूलियत मिलेगी। अब लड़कों का दिल में इस बात की दुख है कि ये पहले बार वो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि वो विश्व स्तरीय कभी आर्मी के उन्होंने पुनर्लोकन नहीं किया है या उन्होंने कभी देखा नहीं है। इसलिए दुख इस बात की पहले बच्चों की नौकरी जो था वो 40 साल 45 साल के उम्र तक होता था, या वो हवलदार बन के 18 साल की उम्र नौकरी करने के बाद हवलदार बन के रिटायर्ड होते थे। तो उनके मन में एक संतुष्टि की भावना होती थी कि हम जो नौकरी कर रहे हैं वो लॉन्ग लास्टिंग जाएगा। अब बच्चों को लग रहा है कि 4 साल में हमारा नौकरी हो गया, तो 4 साल क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट की बहाली हुई, उसके बाद हमारा जीवन अधर में हो गया। सरकार भी एक काम इसमें थोड़ी गलती कर दी है कि सरकार को भी इन सब चीजों पे पूर्णतः पहले स्पष्ट करना था चीन को। आर्मी के बच्चों से भी, जो भी डेलीगेशन है, जो भी बड़े बड़े संस्था हैं, उनको ये बात पहले एडवर्टाइज करना चाहिए था बढ़िया से, ताकि बच्चों को समझ आए। बच्चों में ये ना हो कि वो अविश्वास में चले जाए और देश के अंदर उनके अंदर भावना ही ना हो देश की सेना में नौकरी करने के लिए। सोचे 4 साल के लिए नौकरी कर रहे हैं तो क्यों देश के लिए मरे मिटे।
तो इस भावना को जागृत रखने के लिए सरकार को चाहिए था कि पहले बच्चों के बीच में अपनी बातों को स्पष्ट स्तर पर रखने के लिए, और उसके बाद उनको और जो राज्य सरकार है उनसे मिलकर उनके आगे के भविष्य के बारे में स्पष्ट नियुक्ति कहाँ मिलेगी, कहाँ उनको रोजगार मिलेगी, इन सारी मुद्दों पे एक स्पष्ट अपनी रणनीति तैयार करनी चाहिए थी। तो ये बात तो मान लीजिए आपका बात बहुत सही लगा, लेकिन ये जो बच्चे लोग हैं, जो अभ्यर्थी लोग हैं, ये रेलवे स्टेशन पे पहुंच के और तोड़ फोड़ धरना दे रहे, प्रदर्शन कर रहे, आखिर ऐसा क्यों कर रहे? क्या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा के क्या इस बहाली को लोग रद्द करवा पाएंगे? देखिए, बहाली ये कोई बहाली नहीं है, एक प्रक्रिया है। बहाली तब होता है जब कोई फॉर्म निकल गया और बहाली होने लगी। सबसे पहले कि लोगों को के अंदर रोष है, लोगों के अंदर विरोध है, लेकिन कहीं ना कहीं मानिए कि ये देश के अंदर रेलवे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आम लोग को आने जाने में समस्या है। मेरे परिवार के लोग आ रहे थे, मेरी माँ भी आसाम में थी, वहां से आ रही थी, लेकिन उनका टिकट कैंसिल हो गई क्योंकि ट्रेन कैंसिल हो गई। ठीक है, इसमें आम आदमी को बहुत समस्या है। कभी भी ये युवाओं को जो देश हित में खड़े हो रहे हैं, जो देश के युवा हैं, जो देश में सेना में जाना चाहते हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन आपके चैनल के माध्यम से इरफान जी है कि वो लोग कम से कम ये उग्र आंदोलन का हिस्सा ना बने। ये इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें देश में भी इस स्तर से चल रही है जहाँ पे लोग असंतुष्ट हैं, तो सभी मिल के किसी को चढ़ा के और लड़कों को बरगला के, लड़कों को गलत रास्ता में भेज के, और देखिए आज रेलवे का कहाँ नहीं, पूरे देश में ये देशव्यापी हड़ताल हो गया है। रेलवे ट्रैक फूका गया है, मुजफ्फरपुर में, मोतिहारी में, नवादा में, आरा में, गया में, सभी राज्य के अंदर, सभी जिला के अंदर, और राज्य देखिए भी आगरा में, हर जगह, उत्तर प्रदेश, सभी जगह ये चल रहा है। बच्चों से एक अपील करेंगे, मास लेवल पे एक अपील करेंगे कि एक बार आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहिए, क्योंकि सरकार ने जो 21 साल तक का उम्र किया था उसको 23 साल, फिर 2 साल के लिए कोरोना में जो आपका परेशानी हुआ था उसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। दूसरी बात, सरकार आपकी बातों को जरूर सुनेगी और इसके ऊपर कोई ना कोई विकल्प आएगा। जो भी TOD है, टूर ऑफ ड्यूटी, इसको स्पष्ट करने के बाद ही सरकार लागू करेगी। लेकिन कम से कम अभी देश के सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति और अपनी संपत्ति के साथ कोई भी ऐसा काम ना करे। और किसी के साथ जो लड़के सुसाइड कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए जीवन में एक यही विकल्प नहीं रहता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप एक बस सेना के ही सदस्य बन के नहीं रहिएगा, आप अपने परिवार के लाडले हैं, उनकी भी ख्याल रखना है। इसलिए कोई भी ऐसी कदम ना उठाए जिससे आपका परिवार शर्मिंदा हो, देश शर्मिंदा हो, या इस देश के मानस शर्मिंदा हो। लेकिन एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे, ये जो उम्र में 2 साल की बढ़ोतरी हुई है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये उम्र में बढ़ोतरी निश्चित तौर पे सही कदम है, क्योंकि 17.5 साल से लेकर 21 साल तक तो ये लड़कों के लिए हो गया नौकरी। लेकिन जो लोग पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से बहाली नहीं हुआ, या जहां बहाली हुआ मेडिकल करा के बच्चों को रख दिया गया था, वो चीज को सबसे पहले सरकार को बैक लेना चाहिए। मेरे ख्याल से जो भी है कि गवर्नमेंट ने जो लोगों को बहाली किया था, चाहे आर्मी में बहाली हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, कोस्टल सर्विस में हो, उन सब लोग का बहाली को वापस बहाली कर देना चाहिए। उसके बाद जो नई कानून है, नई जो नई सिस्टम बन रही है, इस सिस्टम में 2 साल का एक्सटेंशन इसलिए देना चाहिए कि कोरोना का समस्या हो गया। साथ में जो बच्चे बेचारे जिनका लास्ट एज हो गया 2 साल के बहाली में, वो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, इस बार नहीं कर पाएंगे, उनके लिए एक्सटेंशन है। तो ये स्वागत योग्य कदम है और इसकी मैं इसकी तारीफ करता हूँ जी। हालांकि आपके द्वारा IAS IPS के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, टीचिंग दिया जाता है, लेकिन आप डिफेंस से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या मतलब अपील करना चाहेंगे जो छात्र है, जो कि अभ्यर्थी लोग स्टेशन पे पहुंच के, आज ही के एक बहुत बड़ी खबर है, सुन लीजिए, मोतिहारी बापूधाम रेलवे स्टेशन के जो रिजर्वेशन काउंटर है उसको पूरा ध्वस्त कर दिया गया है, तोड़ फोड़ कर दिया गया है। तो इसको देखते हुए आप बच्चों सबसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो भी आप सिस्टम खराब कर रहे हैं, ये सब, इसका लाभ किसको मिलता है? हम आम लोगों को ही मिलता है। जो बच्चे आज जाके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उन्हीं के पिताजी, माताजी या उनके परिवार के लोग या खुद जाकर रेलवे काउंटर से टिकट लेते हैं। तो ये आज आवेश में आके, क्रोध में आके कोई ऐसी जो घटना कर रहे हैं, इसके बाद नुकसान हमारा ही होने वाला है और हम ही नुकसान के भागी हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम बड़े नेता को इससे दुखी कर देंगे, इससे कुछ नहीं होता। आम जन को ही आज आप जाके ट्रेन को क्या कहते हैं, ट्रेन जला दीजिए, इस ट्रेन से आम जनता ही जाती है। आप जाके रेलवे को बस स्टैंड जाके जला दीजिए, उस बस से आम आदमी ही जाते हैं। तो कोई भी हम लोग गलत स्टेप ले रहे हैं, कोई भी गलत हमारा कदम है ना, तो वो आम आदमी को दुख देने वाला है। इसलिए मैं उनसे मास लेवल पर गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा, अपील करूंगा कि किसी के बहकावे में ना आए और देश की संपत्ति को बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाए। ये हम ही लोग का देन है और हम लोग किसी भी बात के लिए, देखिए,
अब इरफान जी, जी अगर शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अगर एक गोलबंद होकर अपनी बात रखेंगे तो सरकार उस पर सोचेगी। और उग्र आंदोलन का बहुत लंबा कैरियर नहीं होता है। उग्र आंदोलन जो है ना, वो 2-4 दिन चलेगा, उसके बाद केसा केसी जब शुरू हो जाएगा, जब प्रशासन इस पे केस करना शुरू करेगा। अभी आप देख रहे होंगे आईपीएस जो हमारे यहाँ के एसपी साहब हैं, जी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सारे लोग को चिन्हित करके उस पर केस किया जाएगा। कल के डेट में बताइए कि जो बच्चा सब 19 साल 20 साल का जो बच्चा है, जवान बच्चा है, जो आज चीज के चढ़ावे में आकर वो आगजनी कर रहा है, कल उसका चेहरा आ जाएगा, क्लियर फोटो में आ जाएगा, उसके परिवार के लोग उसको केस हो जाएगा, तो फिर तीसरा कोई बच्चा आएगा नहीं। इसीलिए किसी भी इस भारतीय संविधान के में आपको आर्टिकल अनुच्छेद 19 के तहत आपको स्वतंत्रता है कि अपनी बात रखने की। तो अगर कोई भी आपको मामला करना है किसी भी, तो आप एक बार कन्वर्सेशन कीजिए, एक बार सरकार से वार्तालाप करने का प्रयास कीजिए। एनसीसी की बड़ी बड़ी टीमें हैं, बहुत बड़े बड़े संगठन आर्मी की इस बहाली की प्रक्रिया में रहते हैं, रिटायर्ड आर्मी के डेलीगेशन है, हमारे यहाँ पर आर्मी के संघ है, उनके माध्यम से कोशिश कीजिए कि सरकार से वार्तालाप कराने की। उसमें जो बात होगा वो बिल्कुल स्पष्ट होगा और उसमें कैरियर है। और हम कोई उग्र आंदोलन करेंगे तो बिना मतलब का ना हमको नौकरी मिला और उसके साथ साथ केस लदा जाएगा, तो फिर हमारा कैरियर और भी चौपट हो जाएगा। लेकिन राहुल जी, ये जो सरकार की स्कीम है, इस स्कीम से आप कितने % संतुष्ट है? देखिए, मैंने बोला ना कि हमारे देश में लोग भावनात्मक रूप से नौकरी को देखते हैं। जी मैं अपना फेसबुक पोस्ट पे मैं डाला था कि सरकार की जो नीति है, सरकार जो युवा रखने की सोच रख रही है आर्मी को, तो बहुत काबिल तारीफ है। लेकिन 4 साल बाद बच्चे क्या होंगे, तो सरकार यदि राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके और बच्चों को फिर नौकरी देने में सक्षम है, तो ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी इंसान को कि 11-12 लाख रुपए वहाँ से आप लेकर आते हैं तो आप आगे कोई व्यापार कीजिए, क्योंकि आर्मी के अंदर जो बच्चे डिसिप्लिन सीखते हैं, उनसे फिर आगे इस समाज में कोई व्यापार नहीं हो पाएगा, ये तो मैं स्पष्ट मानता हूँ। जी तो उनसे फिर आप सेना की नौकरी ले लीजिए, पैरामिलिट्री की नौकरी ले लीजिए, पुलिस की नौकरी लीजिए, गार्ड में सिक्योरिटी गार्ड में डालिए, वो ये सब नौकरी के लिए बिल्कुल सक्षम है। और जो उसमें अगर जो आईटी स्किल्ड करके जाएंगे या उनको वहाँ पे पढ़ाई जाएगी, जो 4 साल के अंदर जो सरकार वहाँ पढ़ाने की व्यवस्था कर रही है, और उनके बाद बड़े बड़े शिक्षण संस्थान में उनके लिए आरक्षण भी होगा, ये सब काबिल तारीफ है। इस चीज को हम आज हम परमानेंट नौकरी से तुरंत जो 4 साल में कन्वर्ट किए, तो ये हमारे मानसिक स्थिति पे परेशानी दे रहा है। लेकिन इरफान जी, आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन आर्मी में और डिफेंस के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन पहले से है, ठीक है। जो लोग सीडीएस का एग्जाम देते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विस का, वो लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी जाते हैं। जैसे लड़कियों का बहाली होता था, वो 10 साल के लिए होता था, एज इट इज मेजर पोस्ट तक होता था। साथ में जो लोग लड़के हैं, जो लोग ओटीए में जाते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चाहे वो गया से पास आउट हो या चेन्नई से पास आउट हो, वो लोग भी 10 साल के लिए ही नौकरी करते थे। हमारे रामगढ़वा में एक पांडे जी अंकल हैं, AK पांडे, उनके लड़के भी जो थे ओटीए से लेफ्टिनेंट से मेजर बने थे। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से केस किया और उनका अस्थायी कमीशन हो गया। आज वो लेफ्टिनेंट कर्नल है हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए, आपके पास पहले आप सेना में जाइए, उसके बाद आपके पास बहुत सारा प्रोविजन है स्थायी नौकरी कराने के लिए। 25% को तो सरकार देगी ही, उसके बाद आपकी बहुत सारी आपके पास टर्म एंड कंडीशन होता है, जिसको लागू करके आप अपनी नौकरी को स्थायी करा सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा बेचैन नहीं होना है। युवाओं को सोचना है कि हमें रोजगार पहले मिले, तो उस रोजगार को एक्सटेंशन कैसे देना हो। समय समय पर सरकार अपनी गतिविधियों में बदलाव करती है, सिस्टम बदलाव करती है, और निश्चित सभी लोगों को अस्थायी रोजगार कहीं ना कहीं सरकार देकर ही रहेगी। जी, तो राहुल जी, लास्ट में आप जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत गर्व की बात है कि बच्चे अपने आप को देश की सेना में जाने के लिए तैयार करते हैं। मैं जानता हूं कि मैं बहुत बार फिजिकल से छटा हूं, ठीक है जी। दरोगा के फिजिकल से मैं लगभग 6-7 बार छटा हूं। अभी आपको बताने में मुझे दिक्कत हो रहा है कि मैं कल भी छटा हूं दरोगा के फिजिकल से, ठीक है। कल मेरी दौड़ दानापुर LS कॉलेज में थी। तो मैं ये जानता हूं इस बात को कि फिजिकली वो कितने तैयार होते हैं, मेंटल रूप से कितने तैयार होते हैं। डेली बिना किसी सोच के वो लोग 2 साल 3 साल कठिन परिश्रम करके रोज सुबह 4 बजे 5 बजे आकर दौड़ते हैं। वैसे डिसिप्लिन लाइफ वो अपने जीवन में सेना में जाने से पहले आ गए हैं। तो उन लोगों को मेरी एक विशेष है, मेरी बेस्ट विशेष है कि आप अपनी तैयारी निरंतर कीजिए। बहाली आता है, बहाली में आप जाइए, और मास लेवल पे कोई भी काम हो तो किसी भी अपने नेतृत्व करने वाली टीम है, जो बड़े लीडर हैं, जो छात्र हित में काम कर रहे हैं, उनको बोलिए, उनसे वार्तालाप कराने का बात होना चाहिए सरकार का। बीच में कोई आगजनी, कोई गलत कदम नहीं है। अभी 20 तारीख को मास प्रोटेस्ट में सुन रहा हूँ, उसमें भी फिर कुछ अगर देश की क्षति हानि होगी तो सरकार
हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगी, उसके बाद वो कोई ना कोई एक्शन लेगी, जिसमें जो लोग अगर कल्प्रिट पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, उसके ऊपर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। मैं चाहूंगा कि छात्र ऐसा ना करे, आज तक जो हुआ अपने भविष्य के लिए लेकर जैसे सजग है और कोई गलत कदम ना उठाए, कोई जाके तार ना पकड़ ले, कोई इंसान सुसाइड ना करे, कोई अपने आप को मारे नहीं, कोई किसी को क्षति ना पहुंचाए। जी जी। चलिए राहुल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे पे हमारे साथ कॉल पे जुड़े हैं और इस मुद्दे पे दो टूक बात की। इसके लिए आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान जी, आप लोग हमेशा सदैव मुद्दे उठाते हैं जो अभी देश हित में जो भी मुद्दा है उसको ऐसे आप लोग उठाते रहिए। आप लोग के चैनल के माध्यम से भी आप लोग कम से कम अपील कीजिए बड़े मास लेवल पे कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाया जाए। देखिए, जब भी देश में कोई कमजोरी होता है तो विपक्षी जो देश होता है या विपक्षी जो लोग होते हैं उनको बहुत इसका लाभ मिलता है। तो कोई भी हमें ऐसी घटना ना करें जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े, हमारे ऊपर फिर आगे आने वाले भविष्य में कोई चुनौती का सामना करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबरी 24/7 को। जी थैंक यू सर।